वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने मूल अधिकारों को देखा था। मूल अधिकार अलग हैं और मूल कर्तव्य अलग हैं। ये मूल जो कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक तत्व ये बाध्यकारी नहीं हैं। जैसे कि मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय चले जाते हैं, या कुछ भी अगर आप कानून में कुछ ऐसा करते हैं तो न्यायोचित होता है, न्यायालय में जाया जा सकता है। लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं ये व्यक्ति के अंदर, कहना चाहिए इसे साधारण भाषा में हम समझें तो व्यक्ति के अंदर से ही व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो ये व्यवहारिक है, आप साधारण भाषा में इसे समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसे भाग 4, इससे पहले हमने देखा था नागरिकता को देखा था और मूल अधिकारों को देखा था। तो अधिकार जो थे तो वो 3 में थे, तो इसी धीरे धीरे हम बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51, 35 तक तो मूल अधिकार थे, उसके बाद आता है 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसे लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने इसे 1937 में अपना संविधान बनाया था। आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है, आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया और हमने आयरलैंड के संविधान से उसे ले लिया। ये सभी क्या करते हैं? अपने अपने संविधान को संशोधित करके कुछ नया लाने की प्रयास करते हैं अपने देश के हिसाब से। तो हम भी अपने देश के हिसाब से इसे काफ़ी संशोधन करके लाए हुए हैं। तो इस नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातें हैं कि राज्य को आपको चलाना है। मान लीजिए कि आप अपने राज्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। यहाँ राज्य का अर्थ वर्तमान में अभी मैं जब बता रहा हूँ राज्य, वो मैं देश की बात कर रहा हूँ। तो जो देश है, आप वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको अपने सरकार को चलाने के लिए, अपने नागरिकों के भलाई के लिए करना है काम। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी बनाएंगे नियम कानून, उसके लिए कोई नीतियाँ होनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीतियों के बनाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, जो राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए, आम जनता जितनी भी है आपके देश में उसके भलाई के लिए होने चाहिए, उनके विकास के लिए होने चाहिए। तो इसके लिए ही ये बनाया गया है, इसलिए इसका नाम कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आते हैं हम इसके कुछ अनुच्छेद और इसमें जो बातें कही गई है वो। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36। यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। वास्तविकता में देखें तो राज्य क्या है, तो आप इसे ऐसे समझें, यही राज्य आपको मूल अधिकारों में भी मिल जाएगा। राज्य क्या है? तो कोई भी संघ है, चाहे वो सहकारी हो या कोई अन्य संघ, जो अपने नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र होता है लोगों की भलाई के लिए, वही आप साधारण शब्दों में समझे तो राज्य है। राज्य का अर्थ ये नहीं कि कोई सरकारी तंत्र ही राज्य होगा। जैसे आपने IOCL का नाम सुना होगा, तेल कंपनी जैसे है, इंडियन ऑयल है, इस टाइप की जो बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश में, तो वे संस्था भी राज्य की तरह काम करते हैं, जो अपने जितने भी उस फर्म में काम करने वाले हैं उनके लिए एक नियम कानून बनाते हैं, उनकी भलाई के लिए और अपनी कंपनी के भलाई के लिए। अगर देश हित में इसे देखें, देश में देखें तो देश के हित के लिए जो काम किया वो भी राज्य कहलाएगा। तो यहाँ राज्य का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि कोई सरकारी तंत्र हो, कोई सहकारी भी हो सकता है, या कोई जो प्राइवेट संस्था या इस प्रकार की संघीय व्यवस्था कोई अन्य भी हो सकती है, वो सभी क्या है? राज्य हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 37 की बात। इस भाग में, मतलब भाग 4 में, समाहित सिद्धांतों को लागू करना। जितने भी सिद्धांत हैं उसको किस प्रकार से लागू करेंगे, ये अनुच्छेद 37 में रहेगा। अब यहीं पे मतभेद होता है। कहा जाता है कि ये संविधान में लिखा हुआ है कि ये न्यायपालिका में बाध्य तो नहीं होगा कि मतलब करना ही है इसे, इसको ध्यान में रख के बनाना है। लेकिन ये बात ये कह रहा है कि अनुच्छेद 37 कह रहा है कि सिद्धांतों को लागू करना, और इसे लागू करने के लिए संसद क्या बनाती है? कानून बनाती है। अगर संसद ने कानून बना दिया तब तो फिर वो न्यायपालिका में जाने के लिए वो बाध्यकारी हो जाएगा आसानी से। तो इसलिए इसमें विवाद भी होता है।
इसीलिए इसे कहते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 37 की बात है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जनता के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को जितना भी बढ़ावा दिया जाएगा, जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे, अनुच्छेद 38 के अनुसार होगा। जो 39 है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है। 39A सामान्य एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अब आप इसको देखेंगे, सामान्य एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए ये उन व्यक्तियों के लिए रहता है जो लोग गरीब हैं या नॉर्मल व्यक्ति भी हैं। अब आपने सुना होगा, अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपसे किसी प्रकार का धन नहीं मांगा जाएगा, पैसे नहीं मांगे जाएंगे आपको। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे बन जाते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो वो आपसे कुछ चाय पानी के नाम पर पैसे मांग लिया करते हैं। वो भ्रष्टाचार है, संवैधानिक नहीं है। लेकिन इसमें 39A जो दिया हुआ है वो निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात करता है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान ने तो इसमें कुछ बांटा नहीं है, लेकिन इसे मुख्यतः 3 बातों में देखा जाता है। एक तो समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है और एक बौद्धिक सिद्धांत है। तो जितने भी समाज से संबंधित सिद्धांत आएंगे वो सामाजिक सिद्धांत आएंगे। गांधीवादी विचारधारा जितनी भी है कि गरीब तबके के लिए कुछ बनाया गया है, उनको उठाने के लिए, तो इस प्रकार के जितने भी बातें आते हैं वो गांधीवादी में आते हैं। और अन्य जो हैं देश हित के लिए वो बौद्धिक में आ जाते हैं। ठीक है, 3 बातों को आपको ध्यान देना है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछेगा निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको याद रखना है 39A में दिया गया है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा तो यही प्रश्न पूछता है, सबसे ज़्यादा जितने भी हैं सबसे ज़्यादा ये पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ये जब देश का विकास होता गया तो इसमें देश को बढ़ाने के लिए हमें बात ये आई कि जो केंद्र सरकार है वो एक गांव में तो नहीं जा सकती, वो पूरे देश हित में काम करना है उन्हें। राज्य सरकार भी एक गांव में नहीं जा सकती, अपने राज्य के लिए हित के लिए तो कानून और जो भी नियम कानून हो गए, कुछ योजनाएं हैं वो जरूर बनाती है, लेकिन एक राज्य के एक गांव में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस स्थिति में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें क्या जोड़ा गया था कि जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनको अलग से विकेंद्रीकरण किया गया उनके कार्यों के लिए। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ कि अनुच्छेद 40 के तहत ही किया गया, जो बातें की गई वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो ये क्या हो गया? ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का ये संगठन की बात थी। तो जितने भी आपने पंचायत देखे होंगे, पंचायती राज व्यवस्था, सब अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। 41 में क्या है? कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। अब जितने भी प्रकार के आप सार्वजनिक सहायता लेते हैं वो सभी कितने आते हैं? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुच्छेद 42 में क्या है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए। कोई महिला है, मातृत्व सहायता का अर्थ ये होगा कि कोई महिला है वो किसी फर्म में काम करती है। ठीक है, अगर उनकी प्रेगनेंसी के समय पे इनको छुट्टी भी दी जाएगी और उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का प्रावधान है और उन्हें सरकारी जो सहायता है, सरकारी सहायताएं वो भी प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद 42 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि, जो भी कर्मचारी है उसको अपने जीवन के निर्वाह के लिए वेतन जो देने का काम है वो अनुच्छेद 43। आप भी अगर कहीं काम करते होंगे तो आपको भी वेतन मिलता है, वो अनुच्छेद 43 के अनुसार ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। बात ऐसी है कि किसी व्यक्ति ने अपना कोई फर्म खोल लिया, कोई फैक्ट्री खोल ली, अब वो अपने कर्मचारियों को इतना भी अधिकार नहीं दे रहा है कि उसमें उसको बढ़ाने के लिए काम, तो कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अपना जो भी काम होता है वो करके निकल जाएंगे, लेकिन उसमें सहभागिता, प्रबंधन में, उसको संभालने में, मैनेजमेंट में अगर कोई आपका कर्मचारी सहयोग दे रहा है
तो वो आप बिल्कुल लें, जिससे ये देश हित में होगा फर्म के साथ। ये अनुच्छेद किस में जुड़ा गया है? 43A में जुड़ा गया। 43B की बात करें तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। सहकारी समितियां, अब सहकारी क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। सरकारी अलग है, सरकारी आप गवर्नमेंट वाली बातें वो सब समझ गए। सहकारी क्या होता है? अगर 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग या इससे ज़्यादा भी लोग मिल जाते हैं और एक संघ बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, जिसमें वो उपभोक्ता भी हैं या किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादक भी हैं, ठीक है। तो ऐसी समितियां ही क्या होती है? सहकारी समिति। जैसे आपने जिला सहकारी केंद्र सुना होगा, जिला सहकारी केंद्र, जिला सहकारी बैंक, ऐसा भी नाम आपने सुना होगा। तो जो छोटे छोटे फर्म हैं, इसमें कुछ लोग मिल करके एक संघ बनाते हैं, फिर उसका संचालन करते हैं, तो ये होता है सहकारी। तो उसे बनाने का जो आपको अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 43B के तहत दिया गया। अनुच्छेद 44 में आते हैं हम। अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, वही समान नागरिक संहिता मतलब वो जो कानून व्यवस्था जितनी भी थी सभी के लिए समान है, अनुच्छेद 44 ये कहता है। अनुच्छेद 45 की बात करें, अनुच्छेद 45 बालपन, पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जितने हैं उनको शिक्षा की बात जो की गई वो अनुच्छेद 45 में की गई थी। वर्तमान में क्या हुआ, ये 6 वर्ष से क्या है, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष के बाद के लिए भी जोड़ा गया है, वो भी हम बताते हैं। 6 वर्ष के बाद के लिए जोड़ा गया था। आप सभी को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे अभी। उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 कैसी बात है? अनुसूचित जाति जनजाति या कमजोर वर्गों के लिए, जितने भी हमारे देश में अनुसूचित जाति के लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो भी लोग हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये बात ऐसी थी कि संविधान जब निर्माण हुआ, जब देश पहले जब गुलाम था तो उस समय तो अंग्रेजों ने बहुत बुरे हालात कर दिए हमारे देश के। उसके बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय इतने सारे चीज़ों को लेके आया गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी, भूखमरी थी, लोगों के पास अनाज नहीं था, खाना नहीं था, घर नहीं था, बहुत कुछ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के पास ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, सबको सरकार ने दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, एक तो पहले ही ऑलरेडी कमज़ोर है और हमारे भारतीय समाज ने उसे और कमज़ोर कर दिया। अंग्रेज़ों ने इतना शोषण किया, वो शोषण करके चले गए और हमारा भारतीय समाज उस व्यक्ति को और कमज़ोर कर दे रहा है, अछूत है या ऐसा कुछ बोल करके। तो ये जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात जो थी, उसमें क्या हुआ कि इनको सुधार की आवश्यकता नजर आई कि सुधार करना है। तो इसीलिए क्या किया गया, अनुच्छेद 46 के तहत इनको कमज़ोर वर्ग जितने भी हों उनको शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, ताकि ये एक जो संविधान के जो भारतीय नागरिकों का जो मुख्य धारा है, मुख्य समाज है, उसमें आ सके। उसके बाद अनुच्छेद 47 की बात है, तो इसमें पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर को सुधार करना, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करना, ये सब सरकार के कर्तव्यों में शामिल हुआ है। अब यहाँ पे बात की गई है पोषण, जो पोषण का स्तर है वो बढ़ाना। आज भारत की ऐसी स्थिति है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 रैंक पर भारत आया है, ठीक। सरकार भोजन तो दे रही है सभी को, लेकिन पोषण नहीं है उसमें, खाना खा रहे हैं पोषण नहीं है, ऐसी वाली बात है। तो ये सभी को बढ़ाने का जो काम है इसमें है। जीवन स्तर को सुधारना है, जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? अब कोई व्यक्ति, आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है, या हम पुराने समय से इसको कंपेयर करते हैं। पहले व्यक्ति कुछ सालों पहले मान लेते हैं कि 50 रुपये कमाता था, ठीक है। अब वो धीरे से कितना कमाने लगा? 100 रुपये कमाने लगा। तो ये क्या विकास है? ये विकास नहीं है, उस व्यक्ति की क्या है? समृद्धि है, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, पहले कितना कमाया? 50 रुपये, अब कितना कमा रहा है? 100 रुपये। तो ये क्या है? ये सिर्फ इस व्यक्ति की समृद्धि है, जीवन स्तर नहीं सुधरा है, ये सिर्फ पैसे ज़्यादा कमा रहा है। जीवन स्तर कब सुधरेगा? जब ये व्यक्ति जो 100 रुपये कमा रहा है, अब ये
उसका उपभोग करे, अपना अच्छा घर बना ले, अपने जो पोषण स्तर जो था इसे बढ़ाए, कुछ अच्छा खाए पिए, अच्छी तरह जीवन व्यतीत करे, संसाधनों का अच्छा प्रयोग करे, तब वो क्या हो जाएगा, उसके जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा। ये मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति था, इसने ये सब किया तब वो सुधार हुआ। अब इसी के विपरीत कोई और व्यक्ति है, वो भी पहले 50 कमाता था, अब वो 100 कमा रहा है, वो मान लेते हैं व्यक्ति बी है, 100 रुपये कमाया। अब वो 100 रुपये अब कमा रहा है अब के समय में, और वो समय के बाद क्या होता है, शाम के समय बराबर पहुंच जाता है किसी भी मदिरा पान की दुकान पर, और बढ़िया सेवन करके किसी नाली के किनारे, गटर के किनारे लेट गया, स्वर्ग सी अनुभूति हुई उसे। तो क्या वो समृद्धि है या विकास है, आप उसे क्या कहेंगे? तो उसकी समृद्धि तो हुई थी, लेकिन उसके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। तो ये भी कर्तव्य सरकार का बनता है कि ये सब का भी ध्यान दे। अब क्या होता है, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो सरकार इन्हीं सभी काम को करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी नीतियों को लाती है, ठीक है। जैसे बीपीएल कार्ड वगैरह ये सभी आपको बना होगा। तो सब क्या होता है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 की बात करें, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि के लिए आपको संगठन बनाना है, पशुपालन के लिए आपको संगठन बनाना है, इन सभी का काम करना है। 48 के ही अनुसार दुधारू पशुओं की हत्या, जो बलि दी जाती है, आपने सुना होगा अक्सर, तो उस पर जो रोक लगी हुई है वो अनुच्छेद 48 के तहत है। कृषि एवं पशुपालन को संगठन करने के लिए ही, दुधारू पशुओं को आप नहीं काट सकते। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जहाँ पर्यावरण आता है वहाँ पे आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, इस अनुच्छेद को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कानून लगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, एक ठो लाया गया था वन अनुरक्षण के लिए, ठीक है, उसके लिए अनुच्छेद 72 लाया गया था। उसके बाद 1980 को एक और लाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक वन संरक्षण अधिनियम है, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, और एक फिर पर्यावरण अधिनियम 1986 को। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो 48वां संविधान है, अनुच्छेद 48A, उसके तहत लाई गई चीज़ें हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 49, ठीक है, 49 जो है, इसमें बहुत खास चीज़ें हैं, उसे ध्यान दें कि स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये हर नागरिकों को ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे देश में ताजमहल, लाल किला और ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, उनका संरक्षण करना सरकार का दायित्व तो है ही, और हर एक आम नागरिक का भी कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हमारे नागरिक कैसे होते हैं, किसी गार्डन में जाएंगे, किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे जाएंगे घूमने के लिए, और वहाँ पे अपना ऐतिहासिक नाम लिख के आ जाएंगे। आपने देखा होगा किसी मीनारों में जाएंगे या कहीं भी ऐसी स्मारक के पास, तो वहाँ अपना नाम लिख देते हैं एकदम स्वर्णिम अक्षरों से। ये काम नहीं करना चाहिए। अपना नाम तो लिखते हैं और साथ में किसी और का भी नाम जोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काम बहुत गलत होता है, वो आप जो 49 के तहत आप अपराध करने वाली बात है। अब आते हैं अनुच्छेद 50 की बात, न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलगाव। यही है वो अनुच्छेद जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को बिल्कुल अलग करता है, स्वतंत्र करता है। हमारे देश में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसे याद रखें। 41 को तो याद रखें, मैंने पिछली बार बताया था, और ये 51, ये भी बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जितने भी शांति समझौते होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हुए हों, चाहे चीन के साथ, नेपाल, ईरान या जो भी अन्य देश हैं, सभी के साथ जो भी हमारी शांति सुरक्षा होती है उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम अनुच्छेद 51 के तहत ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से देखा जाए तो इस प्रकार के जितने भी मैंने यहाँ पे बताए हैं अनुच्छेद और उससे संबंधित चीज़ें, वो आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में एक लाइन दे दी जाएगी, जैसे कृषि एवं पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद के तहत राज्य की
राज्य का ये कर्तव्य बन जाता है। तो ये आपको बताना होगा 48 जैसे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं मूल कर्तव्यों की तरफ। हमने वहाँ पे नीति निर्देशक तत्व देख लिए, वो भी बाध्यकारी नहीं थे और ये भी बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ रखा है। ये हुआ ये था कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी, उनकी सिफारिशों के बाद 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 है, इसे याद रखें, 42वां संविधान। संविधान में अक्सर जो चीज़ें जोड़ी गई है, ज़्यादातर चीज़ें वो 42 में जोड़ी गई है, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसे बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक। तो उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 क में। भाग 4 तो नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 क में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को। पहले 10 थे, अभी वर्तमान में 11 हैं। 11 कैसे? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, उसके तहत इसे जोड़ा गया 11वां, जिसमें प्राथमिक शिक्षा वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाली जो बात है उसे यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। ये सब क्या है? मूल कर्तव्य। अब ये जो मूल कर्तव्य हैं हर व्यक्ति के अंदर से आना चाहिए, व्यक्तित्व है ये सभी का कि अपनी जो बातें हैं वो स्पष्ट करें सभी को। वो किस प्रकार से करेंगे वो अभी हम देखते हैं। इसे जो जोड़ा गया मूल कर्तव्यों की सूची वो अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, इसे याद रखें, अनुच्छेद 51 का, ठीक है। इसमें कुछ बातें थी। संविधान का पालन करें, अगर आप पालन नहीं करेंगे तो नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ये भी नागरिकता में मैंने कल बताया था पिछली वाली क्लास में। उसके आदर्श हैं उसको ध्यान देना है। संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, अब ये लिखित रूप में देने की आवश्यकता है क्या कि आपको देश के जो जितने भी हमारे प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्र ध्वज की बात हो, राष्ट्रगान की बात हो, इसका सम्मान करें। अब ये सरकार इसके लिए भी कोई अधिनियम, कानून ये सब बनाएगी तभी आप करेंगे, ये तो आपके अंदर मन की बात है, आपको अंदर से आना चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, इसीलिए इसे कर्तव्यों में जोड़ा गया। प्रारंभ में जब ये कर्तव्य बनाया जा रहा था, प्रारंभिक में बात कर रहा हूँ, संविधान जब बना 1950 में, उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था कि हमें इसे भी संविधान में जोड़ने की आवश्यकता है। मूल अधिकार तो दे दिए, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को ये बताना आवश्यक हो गया है कि देश की जो चीज़ें हैं उसका सम्मान करें, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज हो या कुछ अन्य बातें हों, उसके सम्मान करें, ये काम करें, ये ना करें, इस प्रकार की चीज़ों को भी बताना पड़ा, इसीलिए हमें कर्तव्य जोड़ना पड़ा, ठीक है। दूसरा ये होता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारे जितने भी क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, भूमिका निभाई उसमें, कम से कम उनके जो जितने भी आदर्श थे, उनके आदर्श उसको हृदय में संजोए रखें, ये भी बताने वाली बात होगी। इसे आपको ध्यान में देना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बना के रखें। अब आपको एक साथ रहना है, एकता बना के रखनी है, देश को खंडित नहीं करना है, ये भी बताने वाली बात नहीं होगी। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। अब देश की रक्षा करने के लिए ये भी बताने वाली बात नहीं होगी, इसीलिए क्या किया गया है कि जितने भी मूल कर्तव्य हैं, अब ये इनमें से कोई किसी चीज़ को नहीं करता है तो उसके लिए हम क्या न्याय में जाएंगे, न्यायपालिका जाएंगे क्या? अब कोई है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये आदर्शों को नहीं मान रहा है, तो उसके लिए क्या हम वहाँ जाएंगे, किसी थाने चले जाएंगे उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए? तो इस प्रकार से नहीं होती बातें, इसीलिए ये सब क्या है, न्याय में जाने के लिए नहीं बनी हुई है, ये आपके अंदर भी आना चाहिए। अगली बात है भारत के सभी लोग समरसता और समानता, भ्रातृत्व का भावना, मतलब भाईचारे के साथ रहें। इसका सिंपल सी बात करें तो भाईचारा के साथ रहने की बात है। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे हों, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी भाईचारे के साथ रहेंगे, वही बात की गई है। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, स्त्रियों का सम्मान, ठीक। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, स्त्रियों का सम्मान
ये मूल अधिकार में आएगा या मूल कर्तव्य में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देना है, सम्मान करना है। वो स्त्री आपकी बहन भी हो सकती है, माता भी हो सकती है। ठीक है, तो सम्मान करने के लिए स्त्री क्या है ये आवश्यक नहीं है, सम्मान सम्मान होता है। अगला है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक, ये होता है सामाजिक होगा, ये हमारी सामाजिक सांस्कृतिक के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करना है। जितने भी हमारे सामाजिक और गौरवशाली परंपराएं रही है, अभी हमारे यहाँ भारत में पाश्चात्य का ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत तेज़ी से अपनाते जा रहे हैं, तो हमने हमारी ही संस्कृति को भुला दिया है। तो उस संस्कृति की सुरक्षा भी करना हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा। अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। आप नहीं करते हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन ये आपके अंदर से आना चाहिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की जो संस्कृति है उसे हम संजो के रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत चाहे वन है, झील है, नदी है या कोई भी ऐसे वन्य जीव, उसकी रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है, ये होना चाहिए। ठीक, कि हमारे यहाँ पे जितने भी वन्य जीव हैं या कोई भी ऐसी बात है उसको हम क्या करना है, सुरक्षा देना है, किसी प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कोई जू जाता है, जू में घूमने जाता है, तो अगर शेर कुछ दूर हो तो ये नीचे से एक पत्थर उठा के उस शेर को मार देंगे। तो आपने क्या किया, अपना कर्तव्यों का पालन किया क्या? एक तो आपको रक्षा करने बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उसे रक्षित करके रखा है अब उसे भी वो करने नहीं दे रहे हैं। अब शेर को ही उठा के मार दिए पत्थर। बंदर है, उसे केले देने का, केला है या कोई अन्य फल है उसे दे रहे हैं, हाथ आगे बढ़ाया, जब बंदर ने हाथ आगे बढ़ाया तो आपने पीछे कर लिया, है ना। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं आप, ये आपकी भावनाएं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन या सुधार की भावना का विकास करना है। ये इसलिए जोड़ा गया कर्तव्यों में, हर व्यक्ति को पढ़कर एक बेहतर मानव संसाधन बनने की ओर अग्रसर होना है, जिससे देश का विकास हो सके। क्योंकि देश के विकास में हर एक व्यक्ति की भागीदारी होती है, देश के जीडीपी में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। ठीक है, आप चाहे वो कितना भी पैसा कमाएं, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन आप करेंगे ही। कोई भी काम करें आप, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, और बिल्कुल प्रोडक्शन अगर नहीं कर रहे हैं तब क्या काम कर रहे हैं इस देश में, पशु के समान कोई काम नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये भी बताने वाली बात है क्या, किसी को झगड़ा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सड़क चलते किसी को कूट दिया, है ना। तो ये भी क्या है, कर्तव्यों में जोड़ा गया। अब ये विडंबना की बात है कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है, वो भी बताना पड़ रहा है हमारे देश में। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर बढ़ते हुए क्या हो, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। इस पूरे सेंटेंस का मतलब एक ही निकलता है कि राष्ट्र को बढ़ाने के लिए आपको काम करना है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की उम्र के बीच अपने बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे जो भी हैं उनको अवसर उपलब्ध कराना, इसे ही जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन में। यही है वो जो अलग से जोड़ा गया। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ये जितने भी कर्तव्य मैंने बताए वो आपको इसलिए बताया क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है उसमें पूछेगा, कोई सेंटेंस लिख देगा, कोई सा भी सेंटेंस इससे मिलता जुलता। अब ये जो सेंटेंस है ये मूल संविधान के जितने भी थे वही बातें हैं, लेकिन इससे ही मिलते जुलते चीज़ें आपको लिखेगा, सेम टू सेम भी नहीं लिखने वाला, और बताएगा कि पूछेगा कि ये क्या है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो वो आपको पहचानना है कि मूल अधिकार में आएगा, कर्तव्य आएगा, क्या चीज़ में आता है। ठीक है, उन सब की इसको आपको ज्ञान होना चाहिए, इन सब के बारे में। कितने हैं मूल कर्तव्य, कितने हैं मूल अधिकार, कितने हैं, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रहना ही चाहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई, इसमें आपको कुछ PDF और करंट अफेयर अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे हमारे चैनल की ओर से। इसी के साथ हम चलते हैं, नए वीडियो में आपके सामने हम पेश होंगे, जिसमें हम
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और ऐसी बातें जो संसद से संबंधित हो वो हम करेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।